चीन के साथ शांति और संघर्ष। शांति के लिए संघर्ष करना, किसके लिए? शांति कायम रखने के लिए संघर्ष। शांति किसी लड़की का नाम नहीं, अरे हाँ लड़े जुड़े ठीक है। वो वाली शांति। हाँ, तो अब अपन कुछ चीज़ें इसमें डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ ही। अब पाकिस्तान के बारे में तो हम जानते ही हैं, इसने कितना दुख दर्द दिया है हमें। मैं ठीक एक है। सवाल पूछूं अपने एक मिनट, एक बार अपनी बात सुन ले। तो पाकिस्तान ने बहुत सारे दुख दर्द दिए, लेकिन साथ साथ में चीन भी शुरू हो गया, उसने भी बहुत सारे दुख दर्द दिए। इससे भारत दो तरफ से फंस गया भाई, उसको संभाले उसको संभाले। सेना इधर लगाए के इधर लगाए, फिर भी सारी स्थितियाँ हैंडल की और आज विकासशील देश की प्रगति में चल रहा है, अच्छा डेवलपमेंट चल रहे हैं। आज आतंकवादी पहले बहुत आते थे, अब पता है ना, पता वहीं निपटा देते हैं, उनको खत्म कर देते हैं, आतंकवादी नहीं देखी। ठीक है। एक इंसान जैसे होते हैं, यस। फिर अपन अब बात करते हैं आज़ाद होने के बाद, जैसे ही अपना देश आज़ाद हुआ, ठीक है, तो भारत और चाइना में थोड़ी बहुत मतलब दोस्ती हुई थी। चाइना में? हाँ, भारत और चाइना चीन एक ही बात है, ठीक है। चाइना बोलो चीन एक ही, चीन बोल दूँ? चीन में चीन चाइना है? हाँ, क्या है? इंग्लिश में चाइना बोलते और हिंदी में चीन। अब समझ गई? तो चीनी क्रांति की शुरुआत 1949 में हुई थी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद भारत चीन की कम्युनिस्ट सरकार को, सुनना, भारत चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। यानी कि चीन की जो सरकार थी उसको मान्यता देने में भारत ने अपनी थोड़ी सी भागीदारी निभाई थी, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं कि भारत के दूसरे देशों से किस प्रकार के संबंध थे, तो उसका एक स्टेटमेंट हमारे सामने आया। फिर जो अपने नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू, तो ये मतलब अच्छे, इनके मतलब इनका दिल अच्छा था, ये मतलब उस मतलब चाइना के थोड़े से फेवर में, यहाँ थोड़े से मतलब हेल्पफुल थे ना, मतलब उनका दिल पिघल जाता था, ऐसे कह सकते हैं, दूसरे देशों के प्रति। अरे हाँ ना, ये हाँ, भेजा था। इसीलिए तो एफ्रो एशियाई सम्मेलन में उन्होंने तुरंत आज़ादी मिली, नहीं 5 महीने पहले आ जाओ, आज बिस्किट विस्किट खा लेते हैं, तो यानी मेल मिलाप उन्होंने कर लिया, उनका इंटरेस्ट था एज ए विदेश मंत्री। तो फिर आगे की हम बात करें तो नेहरू के कुछ सहयोगियों जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको ऐसा लगा था कि आगे के जो दिन है उसमें जो चाइना है या चीन है, ये भारत पे क्या कर सकता है? कब्जा कर सकता है। क्या कर सकता है? कब्जा। ये किताब की भाषा बहुत टफ होती है, इसको सरल भाषा में कन्वर्ट करना रहता है। हाँ, मतलब बाहर नहीं रहेगा ऊपर। हाँ, बच्चे किताब थोड़ी सी पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, क्यों? थोड़ी सी लैंग्वेज हार्ड होती है, क्योंकि टीचर सिंपल करके समझा देता है तो एज ए स्टोरी याद हो जाता है। तो ये बात इनको वल्लभ भाई पटेल को पता लग गई, ये साला कुछ न कुछ दाढ़ में काढ़ा है और ये भारत पर हमला करेगा, भारत की जगहों को क्या करेगा? हड़पेगा। तो नेहरू क्या सोच रहे थे? हैं, अरे यार वो तो अपना दोस्त है यार, अपना दोस्त ऐसे थोड़ी कर सकता है, नेहरू जी सोच रहे थे उस समय। लेकिन फिर भारत की चीन से लगी सीमा पर सेना के बजाय अर्धसैनिक बल रखवाले करते थे, यानी कि वहाँ पे सेना नहीं थी, अर्धसैनिक बल थे, ठीक है। यानी इंडियन आर्मी नहीं थी, और मतलब कुछ ऐसे ही मतलब सप्लीमेंट्री कुछ भी होते ना, उनको लगा देते कि तुम ध्यान रखना बस, मतलब एक हाई सिक्योरिटी नहीं, लो सिक्योरिटी, ठीक है। अरे वो स्पेशल लेके, हाँ, मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, ऐसे कह सकते हैं, उस बॉर्डर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ कि मतलब शांति कायम रखने के लिए 5 सिद्धांत के अनुसार एक घोषणा हुई थी पंचशील की। किसकी? पंचशील की। अब ये जो घोषणा हुई थी किसके बीच हुई थी? सुनना, एक तो अपने प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? नेहरू। और चीन का प्रमुख कौन था? चाओ एन लाई। हाँ, ये मेरे को याद हाँ है। बोल, चाओ एन लाई। हाँ, चाओ एन लाई। कौन लाई? नेहरू जी लाई, ठीक है। नेहरू जी क्या लाई? चाओ एन लाई। इनके बीच क्या लाई? पंचशील योजना लाई। तो इससे क्या हो गया? इनका एक समझौता हो गया। अब ये कब हुआ था? तो 29 अप्रैल को हुआ था, और सन कौन सा है? 1954। अब जैसे ये समझौता हुआ तो एक कदम और दोस्ती बढ़ गई, और धोखा कौन देता है? दोस्ती देता है, दुश्मन तो देता है नहीं,
है ना, जो पहले दोस्ती निभाता है वही दुश्मन बनता है, नहीं बनता है बाद में। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हुआ। तो अब चीन का एक नेता था, ठीक है, देखो सुनना, भारत और चीन का नेता एक दूसरे का दौरा करते थे और उनके स्वागत में बड़ी भीड़ जुटती थी। यानी कि नेहरू जी वहाँ जाते थे, उनको मान सम्मान मिलता, ये क्या नाम था इसका, चाउ एंड लाई, यहाँ आता तो उसको सम्मान मिलता, माड़ा हाड़ा पहराते, मिठाई विठाई खिलाते, तो ऐसे एंजॉय लेते थे, ठीक है, यानी दोस्ती थी। तो फिर क्या हुआ कि चीन का मूड खिसक गया, और क्यों खिसका अभी पता लगेगा। अब उसी की बात करते हैं। चीन का आक्रमण कब हुआ था? चीन का आक्रमण 1962 में। अब घोषणा कब हुई थी? 1954 में। अब 54 से 62 कितने साल हो गए? 8 साल। ये पंचशील समझौता हुआ और उसके 8 साल बाद क्या हुआ? हमला हो गया, टूटा गया। भारत में आ गया हाँ, था। उसकी बात करते हैं, मजे लेंगे उसके अच्छे। और तिब्बत वाला आ गया, सुनो, इससे याद आ गया। अब उस समय क्या हुआ, चीन और भारत का जो रिश्ता था वो क्या हुआ, बिगड़ गया। और सबसे पहली बात बोल रहा है, चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया, ठीक है, तिब्बत पर क्या कर लिया? कब्जा। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और उसकी सारी जगह जमीन को हड़प लिया और अपने अंदर मिला लिया, ठीक है, ये बात समझ में आई, ठीक है। भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक रूप से जो मध्यवर्ती राज्य बना चला आ रहा था वहाँ खत्म हो गया। शुरू में भारत सरकार ने क्या किया था, आगे दे रखा है, ये कुछ नहीं है, ये तो देखना तिब्बत का पढ़ लेना, बाकी कुछ काम अरे ये तिब्बत का इसको पढ़ना जरूरी है। हाँ, ये इसमें तो अलग है से, पूरा। इसको अलग से डिस्कस करेंगे पूरा, ठीक है, इसको फिर अलग से देख लेंगे पर। चीन के इस कदम का खुले तौर पर विरोध नहीं किया, यानी कि तिब्बत पर आक्रमण किया तो भारत ने खुले तौर पर तो ऐसा कुछ मतलब किया नहीं था, ठीक है भाई, नहीं किया। तो तिब्बत की संस्कृति को कुचलने की खबरें जैसे तैसे सामने आने लगी, यानी कि जैसे ही जो चीन था तिब्बत में घुसा तो इसने क्या किया कि वहाँ की जो संस्कृति उसको समाप्त कर दी। जैसे अपन को ही पता है, ये मुगल नहीं आए, इन्होंने हमारे हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया था, ठीक है, मस्जिद हाँ, तो इन्होंने मतलब बहुत सारा मतलब परिवर्तन कर दिया था। तो बिल्कुल वहाँ पर भी ऐसे हुआ कि चाहे चीन वालों ने तिब्बत पर कब्जा किया तो वहाँ पे उनकी संस्कृति को नष्ट करके वो अपना अस्तित्व बनाने लग गए। तो ऐसी कंडीशन वहाँ पे अपन को देखने को मिली। अब भारत बेचैन हो रहा था उस समय, वो सोच रहे थे यार अपन क्या करें। तो उस समय क्या हुआ कि वहाँ का एक नेता था, ठीक है, जिसका नाम क्या था? दलाई लामा। ये दलाई लामा कहाँ आ चुका था? भारत में। इसने बोला अरे यार साहब मेरे को रहने दो, मेरे पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया उन्होंने और पूरा मामला मेरे देश का बिगाड़ दिया है। तिब्बत का एक मतलब एक धार्मिक कोई नेता था, है ना, नेता, धार्मिक नेता। तो भारत ने इसको शरण दे दी, ठीक है। अब जैसे शरण दी तो चीन ने भारत पे आरोप लगाया। क्या किया? आरोप लगाया और बोला कि भाई साहब ये हमारे अंदर का मैटर है, तुम क्यों आ रहे हो बीच में? आपने समझौता हो चुका, अपन को फालतू की झगड़ा करना ही नहीं है, अपनी दोस्ती अच्छी, नेहरू जी आप ऐसे क्यों कर रहे हो? तो फिर शरण तो दे दी और जैसे ही शरण दी और धीरे धीरे चीन वाले भारत के प्रति क्या करने लग गए? सीमा विवाद करने लग गए। तो फिर चीन के साथ जो भारत की सीमा लगती है, तो ये जो मैटर था ये अंग्रेजी शासन के समय मतलब सुलझा लिया था, मतलब उस समय जो सीमा विवाद था उसको सोल्व कर लिया गया था। फिर भी चीन की जो सरकार थी वो ऐसे कहती थी कि अंग्रेजी शासन के समय का फैसला हम नहीं मान सकते, अब नया फैसला बनाओ, हम तो आपकी और ज़मीन क्या करेंगे? लेंगे भाई। तो ऐसी बात हुई। तो फिर भारतीय भू क्षेत्र पर पड़ने वाले 2 इलाके, एक तो जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख और दूसरा है अक्साई चीन, और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर अपना अधिकार जताया। चीन ने बोला कि ये जो इलाके हैं ये हमारे हैं, जबकि उनके थे नहीं, जबरदस्ती अधिकार दिखा रहा है। अरुणाचल प्रदेश को उस समय नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत कहा जाता था। याद रखना, प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत के नाम से किसको जाना जाता है, तो अपन को उत्तर बता देना है, अरुणाचल प्रदेश। अब चीन ने क्या किया? 1957 से 1959 के बीच अक्साई चीन इलाके पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। फिर वहाँ पे उन्होंने एक सड़क बना ली। क्या कर ली? सड़क बना ली। सुनना, इलाके पे कब्जा कर लिया और वहाँ पे सड़क बना ली, ताकि सड़क से क्या हो कि जब भी वहाँ पे युद्ध हो तो वो अपने जो भी सामान है वो क्या कर सके? पहुँचा सके और तो आसानी से हमला कर सके। बातचीत चली, लेकिन बातचीत के दौरान भी मतलब ये जो मामला था ये बिल्कुल हल नहीं हुआ, छोटी मोटी झड़प हुई आपस में, सैनिक जो थे वो भिड़ गए थे, है ना।
गोलियां वोलियां नहीं चलती हैं उसमें, ऐसे मतलब धक्का मुक्की कर लेते हैं, है ना, जिसे अपने खेत में नहीं लड़ाते नॉर्मली है। रेंजर नहीं। हाँ तो बिल्कुल वैसे ही लड़ाए थे। ठीक है भाई, लड़ाए। फिर 1962 में अक्टूबर में दोनों विभाजित क्षेत्रों पर बड़ी तेजी से व्यापक स्तर पर हमला किया। फिर 1962 में व्यापक स्तर पर हमले हुए। व्यापक स्तर में बड़े लेवल पर मतलब बंदूकें, गोलियां, तोपें सब चलने लगी। बाकी पहले क्या हो रहा था, सिर्फ छोटी मोटी झड़प धक्का मुक्की हो रही थी। ठीक है, अब धीरे धीरे केस इतना क्या हुआ, बढ़ गया। और एक हफ्ते तक ये हमला चला। कितने देर तक? एक हफ्ते तक। चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। फिर वापस नवंबर में, पहले हमने अक्टूबर की बात की, फिर अब नवंबर की बात करते। नवंबर में लद्दाख की बात करते। लद्दाख से लगे पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेना ने चीन की बढ़त रोकी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे भारतीय सेना की बहुत मदद रही और चीन की जो बढ़त हो रही थी उसको क्या कर ली, रोक ली। और असम के मैदानी इलाकों में जो ये जो चीनी सेना पहुंच रही थी उसको रोकने का इन्होंने प्रयास किया और फिर युद्ध को क्या कर दिया था, रोक दिया गया था। समझ गई कि नहीं? चीन की सेनाएं उस मुकाम पर लौट गई हमले से पहले वक्त तैनात थी। वापस वो अपने स्थान पर चली गई थी जहाँ पे उनका ब्रेकडाउन हो चुका था। ठीक है, अब देखो, चीन युद्ध से भारत की छवि को देश और विदेश में दोनों ही जगह धक्का लगा। क्यों लगा? क्योंकि पहले तो दोस्त बन रहे थे अच्छे, एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, फूल माला पिला रहे थे, गुलाब जामुन मिठाई खिला रहे थे। और फिर जैसे ही वो दलाई लामा आया और पूरा मामला बिगाड़ दिया, पूरा मामला बिगाड़ दिया और रिश्ता हमारा खराब कर दिया। दो के बीच तीसरा आता है, रिश्ता बिगड़ता है नहीं बिगड़ता है? तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। भारत और चीन दो थे, तीसरा आ गया दलाई लामा और उसने पूरा भारत का जो पूरा प्लानिंग थी वो क्या कर ली, बिगाड़ दी। काश उसको शरण नहीं देते, पर पता नहीं उन्होंने क्या सोचा। भारत सेना जी अभी की Yes. आसान है ना, समझ आ रही स्टोरी है? यस। अभी सेना से बताऊं, नहीं बांग्लादेश अभी से नहीं, वो एक अभी और नहीं, आगे। फिर एक बार अपन क्या कर लें, एक बार इसको व्यवस्थित पढ़ लेते हैं, आगे आ रहा है फिर तो बांग्लादेश बताना से। आराम से। संकट से उबरने के लिए भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से सैन्य मदद की गुहार लगानी पड़ी। यानी कि अमेरिका और ब्रिटेन से मदद मांगे कि यार हमारी मदद कर दो, ये साला मान ही नहीं रहा है, इनका कुछ न कुछ इलाज करना पड़ेगा। सोवियत संघ इस संकट की घड़ी में तटस्थ बना रहा है, यानी कि उसने मदद की थी अपनी। चीन युद्ध से भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट पहुंची, यानी कि ऐसा लगा कि यार इसे धोखेबाज दोस्त अपन को नहीं बनाना चाहिए। लेकिन फिर लोग अपने राष्ट्र को भी प्रेम देने लगे और धीरे धीरे मतलब अपने देश में बिलीव करने लगे और एक अच्छे लेवल तक पहुंचाने का लोगों ने प्रयास किया। फिर बहुत सी दिक्कतें यहाँ पे आई थी। ठीक है, जैसे लिख रखा है देखो, रक्षा मंत्री कौन थे? वीके कृष्ण मेनन। इन्होंने मंत्रिमंडल छोड़ दिया था। सैन्य कमांडर हुए थे, वो क्या हुए थे, भाग गए थे, कुछ ने अवकाश ग्रहण कर लिया था। तो मतलब धीरे धीरे जो ये नेहरू था इसकी छवि थोड़ी खराब हो गई थी, क्योंकि एक गलती की थी और उस गलती का रिजल्ट पूरे भारत को भुगतना पड़ा था। तो ऐसा कुछ यहाँ पर को देखने को मिल रहा है। फिर नेहरू की आलोचनाएं भी हुई थी, उसको थोड़ी बहुत अच्छी खासी सुनाई भी थी कि तेरे में लखन नहीं है, ये नहीं है, तू ज़्यादा होशियार बनता तो जा और जा उनके पास, और जिनके पास लाडू लेना चाहिए। हाँ, और जा लाडू लेके आ। तो ऐसी कंडीशन देखने को मिली। तो फिर उस समय सरकार के खिलाफ क्या लाया? अविश्वास प्रस्ताव के भाई हमें इस पर भरोसा नहीं है, इस आदमी पर, ये क्या पता कल भारत को क्या करे, बेच दे, इसको उठाओ, इसको खत्म करो, नेहरू जी को क्या करो, हटाओ। तो फिर अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, जैसे अभी मोदी जी के बारे में लेके आए थे ना, लेकिन वो असफल रहा। हाँ मोदी जी। हाँ, तो बिल्कुल नेहरू जी के लिए भी लाए थे, फिर हैं? असफल। लोकसभा में इस पर बहस की गई। ठीक है, और फिर बहस हुई इस पर और धीरे धीरे लोगों का भी मन बदल गया कि यार अब कांग्रेस में कोई मतलब नहीं है, और आज भी मन बदल ही रहा है, अब कांग्रेस में कोई मतलब नहीं है। और बीजेपी की ओर लोग क्या कर रहे हैं, अपना मानस बना रहे हैं और उसकी तरफ जा रहे हैं। आखिरकार कौन जीतेगा? हम नहीं बता सकते। ठीक है, मुझे तो पूरी अब सुनो, अब भारत और चीन के बीच संघर्ष हुआ था, तो विपक्ष के जो दल थे, जैसे उस समय विपक्ष के दल में बीजेपी थी, तो उसको बहुत फायदा मिला, उसको बहुत मतलब ज़्यादा सीटें जीतने को मिली होगी इस संघर्ष के बाद, क्योंकि वो लोग इसी चाहते थे। तभी तो ये बीजेपी आज इतनी हो गई। हाँ, ठीक है, तो उन्होंने धीरे धीरे ऐसे प्रयास की। और बीजेपी का जो उद्देश्य था वो भी हमने देखा था, एक राष्ट्र एक मतलब ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, याद है तेरे को? तुमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में नहीं पढ़ा? हाँ, तो बस उसमें दे रखा है,
बीजेपी की एक शुरुआत किस राष्ट्र, एक प्रकार। देश, हम्म एक संस्कृति। तो उस पर ही जो बीजेपी है उनका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। फिर सोवियत संघ का पक्षधर खेमा बापा में रहा, यानी कि इस ग्रुप से जुड़ा रहा। कांग्रेस के साथ नजदीकियां बढ़ाई गई। क्या बढ़ाई गई? नजदीकियां बढ़ाई। और दूसरा खेमा कुछ समय के लिए चीन का पक्षधर रहा, मतलब कुछ चीन के साथ मिल रहे थे, कुछ क्या कर रहे थे, मतलब ऐसे दो दो अलग गुट यहाँ पर बन रहे थे। लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में क्या हुई? टूट गई। और यानी कि जो उससे मतलब चाइना से संबंधित था ना, वो चला गया था। चीन के साथ हुए इस युद्ध ने भारत के नेताओं को पूर्वोत्तर की डावाडोल स्थिति के प्रति सचेत कर दिया, यानी कि भारत के पूर्व और उत्तर में मामला बिगड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें किसको पता चल गई? नेताओं को पता चल गई। फिर उस समय लोग चाहते थे कि भाई राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जाए और देश की अखंडता को क्या करें? बनाए रखें। इसके लिए जो नेता थे वो क्या करने लग गए थे? काम करने लग गए थे। ये हकीकत तो है। फिर भारत सरकार ने क्या किया? सुनना ध्यान से। अब ये युद्ध चल रहा था, इसको मतलब इसका मानस बदलने के लिए नागालैंड को प्रांत का दर्जा दे दिया गया था। नागालैंड यहाँ पे और मणिपुर और त्रिपुरा ये केंद्र प्रदेश थे। ठीक है। तो इनको भी निर्वाचन का अधिकार दे दिया था कि भाई तुम भी क्या कर सकते हो, मतलब निर्वाचन कर सकते हो। यहाँ से भी एक प्रतिनिधि होगा जो लोगों की क्या करेगा, मतलब फीलिंग्स, भावनाएं समझेगा और मतलब जो भी होगा डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। ये इधर है, ये हकीकत ये है तो कोर्स में सब मिल जाएगा, टेंशन मतलब मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ साथ में। ठीक है, टेंशन न कर ले, ये बोला पढ़ाई नहीं। पढ़ते ही जाओ बस। 1962 का सामान क्या पढ़ना है? भारत कहाँ है 1952? हाँ छोड़िए, मैं नोट्स में दे दूंगा एक चीज़ें। ठीक है, ये ज़्यादा ये समझ ये में सेकेंडरी आएगा है, नोट्स में दे दूंगा, सिंपल लाइन में दूंगा। नोट्स बन गए तेरे आधे लेसन दे दूंगा। हाँ, आधे के अभी बन जाएंगे आज, और कल नहीं परसों ही रखेंगे क्लास। कल क्या तो बुरा है, स्कूल का काम ही नहीं होता है। कल छुट्टी रहने देते हैं। अब बात करते हैं अपना प्यारा टुकड़ा, दुलारा टुकड़ा पाकिस्तान की। भारत का एक टुकड़ा है ना, तो पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति, किस प्रकार युद्ध हुए और किस प्रकार उन्होंने शांति कायम की, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो पढ़ना ले गया नहीं, छोड़ दे उसको, मैं बोल रहा हूँ ना नोट्स में दे दूंगा। मैं वही चीजें पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम से प्रेफरेंस में ज्यादा कैसे आया, क्या हुआ, जब तो पता चलेगा उसमें। नहीं, छोड़ उसको। स्टोरी का मजा लेना है क्या तेरे को? नहीं, ज्यादा उसमें नहीं घुसना है। स्टोरी से सीखो, लेकिन वो चीजें सीखो जो हमारे ज्यादा काम में आती है। जैसे कश्मीर मसले की बात करें तो पाकिस्तान के साथ बंटवारे के तुरंत बाद ही संघर्ष छिड़ गया। जैसे पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और लड़ाई झगड़े क्या हो गए थे, शुरू हो गए थे। 1947 में कश्मीर में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच एक छाया युद्ध छिड़ गया था। कौन सा युद्ध? छाया युद्ध। बहरहाल यह संघर्ष पूर्णव्यापी युद्ध का रूप नहीं, मतलब युद्ध नहीं हुआ था, यह युद्ध का छोटा रूप हम उसको कह सकते हैं। छोटी मोटी मतलब जैसे झड़प होती थी ना, तो बिल्कुल वैसे हुआ था। जैसे पाली के लिए लड़ा था ना एक दो पड़ोसी आपस में, तो वैसे ही यहाँ पे हुआ था। फिर मसलों को फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के पास लेके गए, उसको बोला अगले भाई ये साला, इसको हमने तो अलग कर दिया, नहीं अब हमारे ऊपर अधिकार जता रहा है, इसका निपटारा करो। तो फिर क्या हुआ कि यूएन ने मतलब थोड़ी बहुत हेल्प की। फिर कश्मीर के सवाल पर हुए संघर्ष के बावजूद भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच सहयोग संबंध कायम हुए। धीरे धीरे मतलब एक दूसरे से मतलब थोड़ा थोड़ा सहयोग बनने लगा। थोड़ा तुम भी समझो, थोड़ा तुम भी समझो, इस प्रकार उन निपटारों को हल किया गया। दोनों सरकार ने मिलजुल कर प्रयास किया बंटवारे के समय जो महिला अपहृत हुई थी उन्हें परिवार के पास वापस लौटाया जा सके। यानी कि आधे इधर रह गए थे ना, आधे इधर रह गए थे। किसी का पति उधर चला गया, पत्नी इधर, ये साले इसको खाना कौन दे? समझी ना, विभाजन तो इसी हुआ था, है ना। तो फिर अब उसको खाना कौन दे? वो बोल रहा है मेरे उसको भेजो यहाँ, मेरे उसको भेजो यहाँ, मैं भूखा मर रहा हूँ। तो फिर दोनों देश का सहयोग हुआ, फिर इधर उधर लोगों को किया गया। बाकी तो जो रह गए गया वहीं उदयपुर, मतलब उदयपुर जिले में गया, बीच में लॉक कर दिया कि उधर वाले उधर नहीं, इधर वाले इधर ही। तो फिर इस स्थिति को भी क्या किया गया था, हल किया गया था। फिर नेहरू और जनरल अयूब खान सिंधु नदी जल संधि पर 1960 में क्या कर लिए थे, हस्ताक्षर कर लिए थे। यानी कि एक जल संधि हुई थी, मैंने बताया था ना,
थोड़ा थोड़ा याद है? बात कर रहे थे हाँ ना, ये जैसे- आज आया है, तो कल बात करने का कोई सेंस रहा ही नहीं, आज है उसका सेंस। तो सुन ले, एक तो अपने नेहरू जी थे, कौन थे? नेहरू। जवाहरलाल नहीं, जवाहरलाल, जवाहरलाल नेहरू। अब ये जो थे, इन्होंने जो जनरल अयूब खान था उससे उन दोनों के बीच एक संधि पर मतलब एक समझौता हो गया था कि ले भाई इस नदी का इतना पानी तेरे अंदर आएगा, मतलब पाकिस्तान के अंदर जाएगा, और इतना पानी भारत के अंदर रह जाएगा, तू ही साइन कर दे मैं कर दूं, अब इस बात पर हम दोनों अटल रहेंगे। ठीक है, कल ऐसे नहीं बोलेगा नहीं मेरे 10% बढ़ाओ 5% नहीं बढ़ेगा, जितना जा रहा है उतना ही जाएगा। फिर यहाँ पे जो विश्व बैंक था, है ना, विश्व बैंक, उसने मतलब इन संबंधों के मतलब थोड़ा बहुत मतलब हेल्प किया था इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में। अब 1965 की यदि हम बात करें, कब? देख 1960 में तो ये मतलब ये समझौता हो गया था, लेकिन 1965 में वापस झगड़ा होना शुरू हो गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। 1965 के अप्रैल में, कब? पाकिस्तान के गुजरात के कच्छ इलाके में रन में सैनिक हमला बोल दिया था। कहाँ पे हमला बोला था? गुजरात पे कच्छ। हाँ, गुजरात के कच्छ के इलाके में सैनिक हमला बोला था, मतलब पाकिस्तान वहाँ पर भी अपना अधिकार जता रहा। वो देख रहा था जम्मू कश्मीर से हाथ ही नहीं आ रहा, थोड़ा सा इधर से ले लेते, अपने तो जगह चाहिए ज़्यादा। तो ऐसा ऐसी कंडीशन उस समय अपन को देखने को मिली थी। तो फिर जम्मू कश्मीर में अगस्त और सितंबर, कब? अगस्त और सितंबर, यानी कि अभी सितंबर चल रहा है, सुन ले, अगस्त और सितंबर में बड़े पैमाने पर हमले यहाँ पे हुए थे। और नेता ऐसे सोच रहे थे कि जम्मू कश्मीर की जनता उनका समर्थन करेगी, लेकिन जनता ने समर्थन नहीं किया। कश्मीर के मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना की बढ़त को रोकने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने पंजाब की सीमा की तरफ जवाबी हमला करने के आदेश दिए। यानी कि वो हमला कर रहे थे तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी बोला कि भाई तुम भी पढ़ो इधर से इनके ऊपर, उनको या मम्मी याद दिला दो, तो इधर से भी जवाबी कार्रवाई की गई। तो फिर इस प्रकार जबरदस्त यहाँ पे अपन को लड़ाई देखने को मिली और भारत की सेना आगे बढ़ते हुए लाहौर तक चली गई, ले आजा ले तुम हमें मारेगा यूं, तो उनके ही खिलाफ तो, हाँ वहाँ चली गई कि ले अब कहाँ पे तू कब्जा करेगा, रुक जा। पहली बार बताऊं, हाँ। कच्छ में तो उन्होंने देखा कि इनका अरे वहाँ उनका जमा नहीं, वो देख रहे थे कि इधर से कुछ नहीं, उधर से कुछ नहीं, इधर से कुछ, लेकिन भारत की रणनीति मजबूत थी, इसीलिए उधर से भी नहीं घुसने दिया। तो फिर इधर उन्होंने जवाबी कार्रवाई हुई, उसमें क्या हुआ कि लाहौर तक अपनी सेना चली गई। बताऊं, हाँ बता। कच्छ पे हमला किया ताकि उसने सोचा पहले इस पर करूंगा भारत की सब सेना इधर लग जाएगी, और फिर जम्मू पे मतलब कब्जे जमाने में आसानी रहेगी, वहाँ पे पाकिस्तान वाले लोग हैं कि थोड़ा समर्थन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो उसने फिर कब्जा किया ना, वो आज भी थोड़ा उनका ही। हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो लेके क्या ही कर लेगा वैसे रेगिस्तान में। ठीक है, और पढ़ लें। ये अपना भारत पागल लाहौर तक चला गया तो वापस छोड़ के क्यों आए, लेके साथ था। चलो थोड़ा सा और है, इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से लड़ाई का क्या हो गया? अंत हो गया। भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच 1966 में कौन सा समझौता हुआ था? ताशखंद समझौता। सोवियत संघ ने इसमें मध्यस्थ भूमिका निभाई थी। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की मदद से वो लाहौर वाला मामला सॉल्व हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे वापस ताशकंद समझौता जो है, इसमें सोवियत संघ ने थोड़ी सी हेल्प अपनी की थी। बात करते हैं 1965 में, है ना। भारत पाकिस्तान बहुत ज़्यादा सैनिक स्थिति पहुँच गई थी, लेकिन युद्ध से भारत की कठिन आर्थिक स्थिति ज़्यादा बोझ पड़ा, क्योंकि मतलब उस समय भारत इतना सक्षम नहीं था और डेवलपमेंट भी करना था और बहुत मतलब पीछे रह रहा था। तो युद्ध पर भी उसने मतलब वो चीज़ भी हैंडल करना और डेवलपमेंट भी करना, इसीलिए मतलब भारत उस समय इतना सक्षम नहीं था। आज के समय तो बहुत सारे अपने पास हथियार भी है, उससे हम उनकी बैंड बजा सकते हैं। अब बात करते हैं बांग्लादेश युद्ध। तू बता दे, तेरे को इसके बारे में कुछ आता है तो। बांग्लादेश में तो ये बता रहे थे सीमा है पाकिस्तान से आई, बांग्लादेश से वो क्या नाम है जो आ गई, कौन वो आ गई ना एक बार, नहीं रोशन क्या साथ नहीं, आ गई ना। बांग्लादेश के बारे में बताओ, अभी की बात नहीं बतानी, 1971 की बतानी है। ऐसे बोलो। हाँ अब बोल रहा हूँ ना, 1971 में क्या हुआ था। सीमा इधर को घर पे भेजा, उससे कोई काम नहीं है अपना काम सिर्फ पढ़ाई से,
सही बात है ना? बताओ। तो नहीं बताओ तो मैं बताऊं? हैं? नहीं। हाँ, इसमें बांग्लादेश में हुआ था काफी लाहौर तो उस समय बांग्लादेश था थोड़ी क्या? बांग्लादेश तो पूर्वी पाकिस्तान की था। बात हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान था हाँ। और इधर वाला पश्चिमी पाकिस्तान। हाँ, तो वो वहां से इधर कंट्रोल कर रहे थे। अरे हाँ, याद आ गया। हाँ। वो पश्चिमी पाकिस्तान वाले चाहते थे कि ये हमारी भाषा बोल रहे, इनकी भाषा जो है हाँ, वो- हमारे दीजिए इन पर थोपे। हाँ, मतलब थोपे की उनकी भाषा जो हाँ। वो नहीं चाहते थे, उन्होंने विरोध किया तो उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया। तो उन्होंने भारत से किसने किसके ऊपर किया? पश्चिमी पाकिस्तान में इधर वाले पे। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर उसने भारत से मदद ली। किसने ली? उसके जो- अधूरा अधूरा क्यों बोल रही है? उसने उसके सर्वनाम का प्रयोग कम मुसाहिल करना है। केसेस कुछ उसका था ना। सर्वनाम का प्रयोग कम करना है, संज्ञा का प्रयोग करो। अरे हाँ, मुसाहिल उसका जो उसका main नहीं, वो था उसका ना। शब्द बोलना ही नहीं उसका, और उसके अब बोल। अरे पूर्वी पाकिस्तान का जो मुखिया था ना, उसने पाकिस्तान के ऊपर हमला, पश्चिम पाकिस्तान ने पूर्वी पर हमला किया तो भारत से मदद ली और उसने बोल अब किस बता दी। मैं बता दूं, मैंने क्या हाईलाइट कर रखा है, मेरे को पता है क्या क्या बताना है। उसका उसकी उसके ऐसे कुछ नहीं होता है, समझे ना? यस, सुन लेना। बांग्लादेश युद्ध कब हुआ था? 1971 में। अब बात करते हैं सबसे पहले 1 साल पहले की, 1970 की। तो पाकिस्तान के सब मतलब वो भी साला खुश नहीं था, अंदर से बहुत परेशान था। पाकिस्तान के अंदर भी खलबली मची हुई थी। यानी कि पाकिस्तान पहले आम चुनाव में खंडित जनादेश आया, मतलब ऐसा कुछ जनादेश आया था। इसमें सुनना, जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी पश्चिमी पाकिस्तान में क्या रही? विजय रही, यानी जीत गई। जबकि मुजीबुर्रहमान खान, ठीक है? हाँ, बोल, नाम बोलिए। मुजीबुर्रहमान, ये नाम बहुत अच्छा है, मुजीबुर्रहमान। हाँ, छोटे बच्चों को प्रयास कराओ ऐसे। हाँ। बुर्रहमान नहीं, बुरहमान, मुजीबुर्रहमान, ठीक है? मुजीबुर्रहमान, ठीक है? इसकी पार्टी का क्या नाम था? अवामी लीग। अब पूर्वी पाकिस्तान में जोरदार कामयाबी हासिल की। सुनना, अब पश्चिमी पाकिस्तान में तो कौन जीता? जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है? और पूर्वी पाकिस्तान में कौन जीता? मुजीबुर्रहमान, ठीक है? इसके पार्टी का नाम क्या था? अवामी लीग, ये जीत गई थी, ठीक है? अब सुनना ध्यान से, पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं के हाथों अपने साथ हुए दोयम दर्जे के नागरिक के बर्ताव के विरोध में पूर्वी पाकिस्तान ने बंगाल की जनता ने इस पार्टी को वोट दिया। किसको दिया? सुनना ध्यान से, वापस सुनना। पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं के हाथों, पश्चिमी मतलब वो आज ओरिजिनल वाला, अपने साथ हुए दोयम दर्जे के नागरिक के बर्ताव के विरोध में पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली जनता ने, सुनना, पूर्वी पाकिस्तान वाले लोगों ने इस पार्टी को वोट दिया था। किसको? अवामी लीग को, ठीक है? पाकिस्तान के शासक इस जनादेश को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। यानी कि यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन बन रही थी कि ये जो मतलब वोटिंग कर रहे थे वो मान नहीं रहे थे इसको, यानी कि इसको सही मतलब नहीं मान रहे थे। ऐसा कुछ इनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ थी, यानी कि दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं बैठ रहा था, मतलब पॉलिटिकल रूप में। तो फिर क्या मामला हुआ, सुनना। अवामी लीग बोल रही थी कि एक परिसंघ बना लेते हैं। क्या करें? परिसंघ बना लेते हैं, यानी कि एक संघ बना लेते हैं और उसके अनुसार अपन अपना जो शासन है वो क्या करेंगे? चलाएंगे। लेकिन वो पश्चिमी पाकिस्तान था ना, वो नहीं मान रहा था। वो बोल रहा था नहीं, हाँ, तेरी बात मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे, बग जब ऐसी बात हो रही थी। यानी कि सामंजस्य तो बैठना चाहिए ना दोनों के बीच। अब तेरे को पढ़ना है, मैं पढ़ा रहा हूँ, दोनों का सामंजस्य बैठ रहा है तभी पढ़ पा रहे हैं। बाकी तू नींद निकाल दी, मैं पढ़ाता, पढ़ सकते क्या? नहीं ना। तो उधर भी पूर्वी और पश्चिमी के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ रहा था, उनको कुछ दिक्कत लग रही थी। तो पाकिस्तानी सेना ने 1971 में, सुनना, शेख मुजीब को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। आजा बेटा, जेल की हवा खा ले। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने
जुल्म ढाने शुरू कर दिया, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान के जो भी लोग थे उनको मामला स्टार्ट कर दिया, ले खा, यानी कि उन पर आतंक मचाने लगे, उनको मारने लगे, कूटने लग गए अच्छे से। तो फिर जवाब में पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने अपने इलाके यानी कि बांग्लादेश को अपने पाकिस्तान से मुक्त कराने की संघर्ष दिया। उसने बोला साले हमें तेरे साथ नहीं रहना, हम अपना स्वतंत्र देश बनाएंगे। दिमाग खराब हो गया है। पहले बेवकूफ़ थे, पहले ऐसे पाकिस्तान के साथ मिलते थे, इंडिया के साथ आ जाते दिक्कत ही नहीं आती। पर क्या करें ऐसे लोगों का, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये दिक्कत हुई। अब 1971 की बात करें तो पूरे साल भारत को 80 लाख शरणार्थियों का बोझ वहन करना पड़ा। वहाँ से घुस घुस के भारत में आ गए सारे लोग। कहाँ गए? क्योंकि वहाँ कूट रहे थे, सुन वहाँ कूट रहे थे। नहीं दलाई लामा चाइना वाला, हाँ वो आया तो ये आगे देखो यार, दलाई लामा के कारण झगड़ा हुआ तो भी दलाई लामा को तो रख लिया, अपन को रख लेंगे, चलो बांग्लादेश टू इंडिया, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान टू इंडिया, यानी कि अपने अंदर सारे लोग घुस गए और यहाँ पे बड़े पैमाने पर लोग रहने लग गए और पाकिस्तान से भागकर भारत के नज़दीकी इलाकों में शरण लिए हुए थे। भारत ने हाँ मने नहीं पता है पापा वेला उभरे। भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को नैतिक समर्थन और भौतिक सहायता भी क्या दी थी, उपलब्ध करवाई। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत उसे तोड़ने की साजिश रच रहा है। साला एक तो भारत मदद कर रहा है लोगों के सारे, वो कूट रहे हैं। तेरे घर वाला अगर कोई तेरे को कूटेगा तो पड़ोसी बचा रहा है तो तेरे पापा क्या बोलेंगे कि ये मेरी छोरी को क्या कर रहा है, बिगाड़ रहा है। एक तो तेरे को बचा रहा है और वो तेरे घर पापा क्या बोलेंगे, ये तो बिगाड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन है, एक बार और समझो, समझ गई ना? ठीक है, तो ऐसी कंडीशन बन रही थी। तो पाकिस्तान ऐसे बोल रहा था कि हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है भारत, इसीलिए तुम मत घुसो, अब नहीं मारेंगे, आ जाओ वापस आ जाओ। लेकिन नहीं आए वो, एक बार उनका मन फर गया तो फर गया। हाँ, पाकिस्तान को अमेरिका और चीन की मदद मिली। लो भाई, दोनों देश उसके साथ आ गए क्योंकि चीन दोस्त बन रहा था, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, यानी कि अपने पाकिस्तान ने दुश्मन और चाइना भी दुश्मन, और पाकिस्तान और चाइना के बीच दोस्ती हो गई। और पहले ही तेरे को पता है, हमने सुना था कि अमेरिका ने पाकिस्तान से संबंध बनाया और अपने संबंध क्या हो गए, कमज़ोर। कल वाली बात याद है? हाँ, कल वाली बात याद है। तो इसी कंडीशन में ये आज का मटेरियल अपन को देखने को मिल रहा है कि भाई दोनों ही देश क्या कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं। जैसे आप पड़ोसी है, आपका शत्रु है तो उसका शत्रु होगा जो आपका दोस्त होगा ना। तेरे मेरे दुश्मनी है, ठीक है, मेरे और भावना के भी दुश्मनी है, तो तुम दोनों दोस्त बन के मेरे को परास्त करोगे क्या? अरे यार बहुत सारे मतलब हम उनको निपटा देते हैं, क्या पता निपटा दो मेरे को। सही है ना? ये ऐसी कंडीशन बन रही थी उस समय। मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, तुम सभी अच्छे बच्चे हो लेकिन एग्जाम्पल तो ले सकते ना। इससे क्या होता है, एग्जाम के टाइम याद आ जाता है हमें कि हाँ इसका उत्तर ये था। ऐसे 1960 के दशक में अमेरिका और चीन के बीच संबंधों की सामान्य करने की कोशिश चल रही थी। अमेरिका और चीन के संबंध मतलब नॉर्मल हो रहे थे। एशिया में सत्ता अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन था उस समय। हाँ, इनके सलाहकार था हेनरी किसिंजर। सुनना, राष्ट्रपति कौन था? रिचर्ड निक्सन, अमेरिका का राष्ट्रपति 1960 में कौन था? अरे मैं बोल रहा हूँ, सुन लेना। अमेरिका का राष्ट्रपति 1960 में कौन था? रिचर्ड निक्सन। निक्सन, हाँ। अब इसका सलाहकार कौन था? हेनरी किसिंजर। कौन था? हेनरी किसिंजर। अब सुनना, इसने 1971 में जुलाई में पाकिस्तान होते हुए चीन का दौरा किया। मतलब ये आया था अमेरिका से, तो पाकिस्तान से होते हुए चीन गया। तो ये देख रहा था सारी स्थिति, अच्छा यहाँ झगड़ा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, गुपचुप, पता नहीं था वह लोगों को, पब्लिकली नहीं गया था। जैसे आज डोनाल्ड जो भी अपने मतलब जॉन बाइडेन जो मतलब अपने अमेरिका के जो राष्ट्रपति है, वो इंडिया आ रहे थे, पब्लिकली सभी को पता हाँ भारत आ रहे हैं, लेकिन वो तो गुपचुप आया था। वो देखने आया था यार कहाँ झगड़ा होता है, अपन भी जगह देखने चलते हैं, कहाँ लड़ाई करते हैं। तो इस प्रकार वो देखने के लिए आया था। अमेरिका, पाकिस्तान, चीन की दूरी बनती देख, सुनना, अमेरिका और पाकिस्तान और चीन यानी ये तीनों देश एक ग्रुपिंग कर रहे थे, यानी कि ये मिलकर क्या कर रहे थे, मतलब एक ग्रुप बना रहे थे। तो भारत ने भी किससे अपना टाका बेड़ लिया? सोवियत संघ से। बोला यार ये तीनों बन रहे, तो मेरे साथ आ जा सोवियत संघ। तो सोवियत संघ से भारत ने अच्छे संबंध बनाए। अब 1971 की बात करें तो इसमें शांति और मित्रता की एक 20 वर्षीय संधि पर क्या हुए? हस्ताक्षर हो गए थे कि 20 साल तक हम क्या करेंगे? शांति से रहेंगे
और एक दूसरे के रिस्पेक्ट करेंगे। तुम्हारी ज़रूरत पड़े तब हमको बुला लेना, हमारे पड़ेगी तब हम तुम्हें बुला लेंगे। लेकिन है सोवियत संघ और भारत, ये पहले से मित्र थे, पहले से मित्र थे। हाँ, फिर भी इन्होंने 20 साल का एग्रीमेंट कर लिया कि भाई हमारी ज़रूरत पड़े तू आ जाना, तेरे पड़ेगी तब मैं अपनी सेना क्या करूँगा, भेज दूंगा। तो ऐसा इन्होंने कर लिया था। फिर संधि से भारत को इस बात का आश्वासन लिया कि हमले होने की सूरत में सोवियत संघ क्या करेगा, भारत की मदद करेगा। ये बात मैंने वैसे बता दी कि भारत पर यदि ये तीनों ही देश हमला कर देते हैं तो सोवियत संघ किसके साथ है, भारत के साथ है। महीनों राजनयिक तनाव और सैन्य तैनावी के बाद 1971 के दिसंबर में भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध छिड़ गया था। सुनना, पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने पंजाब और राजस्थान पर हमले किए, अपने राजस्थान पर भी हमले किए। ठीक है, किसने, पाकिस्तान, हाँ, एक तो पंजाब पर और दूसरा राजस्थान पर। उसकी सेना ने जम्मू कश्मीर पर अपना मोर्चा खोला होता। सेना तो कहाँ हमला कर रही थी, जम्मू कश्मीर पर, और ये साले हेलीकॉप्टर से कहाँ हमला कर रहे थे, पंजाब और राजस्थान पर। हरियाणा का लिए। अरे वो इसके साथ अच्छा लगता है। जवाब में भारत ने अपनी वायुसेना, नौसेना और थल सेना से पश्चिमी और पूर्वी मोर्चे पर कार्रवाई की। यानी कि वो जो हमला कर रहे थे ना उनको ठाणे कर दिया है ना, यानी कि जवाबी कार्रवाई कर दी वायुसेना एंड हेलीकॉप्टर वाली। हाँ, फिर आगे सुनना, स्थानीय लोगों के समर्थन और स्वागत के बीच भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में तेजी से आगे बढ़ने लगे, यानी वापस धीरे धीरे अपनी जगह कवर करने लगी, जो उन्होंने कब्जा कर रखा था ना उसको कवर करने लगी। 10 दिनों के अंदर भारतीय सेना ने ढाका को 3 तरफ से घेर लिया। ढाका वो पाकिस्तान, पाकिस्तान में है जो, नहीं पाकिस्तान में नहीं, अपने मतलब इंडिया से रिलेटेड ही, ठीक है। नहीं पाकिस्तान में आता था पहले, हाँ पहले आता था लेकिन अब अपने अंदर ही, क्योंकि यहाँ तक अपनी सेना ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। और 90,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण, हाँ उनको बोल दिया ले भाई अब राम राम कर रहे थे, अब हमें छोड़ दो, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे बीबी बच्चे, ऐसी बातें करने लग गए थे, क्योंकि पूरी कंडीशन थी वो भारत ने कंट्रोल कर ली थी और अपनी जगह भी अपने कवर में ले ली थी। बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय के साथ ही भारतीय सेना ने अपनी तरफ एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया, यानी कि बोला कि अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, हमारी जमीन जो थी वो आ गई है लगभग। 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी ने और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच कौन सा समझौता हुआ था, शिमला समझौता। अब शिमला समझौता कब हुआ याद हो गया, 3 जुलाई 1972 का हुआ था। ठीक है, आ गया समझ में भैया कि नहीं? अब मेरे को ये बताओ, पूरा पूरा पाठ हो गया, एक थोड़ा सा और है बस, थोड़ा एक पत्ता और है, फिर अपन फालतू की बातें करेंगे, ठीक है? अरे बहुत सारे फालतू की बात करेंगे। चलो सुनना ध्यान से। अब जैसे ही अपना जो अधिकतर इलाका था वो हमने हड़प लिया और उस समय देश में उत्साह की लहर दौड़ गई, साले को निपटा दिया, बहुत होशियार बन रहा था ना, मिट्टी में मिला दिया, तो ऐसी बात हो रही थी। तो फिर उस समय भारत का सैन्य पराक्रम भी प्रबल हुआ, मतलब जो सैनिक थे उनको भी कॉन्फिडेंस आ गया कि यार हम तो निपटा सकते हैं इनको, या अब आओ सामने देखें, तो ऐसा कॉन्फिडेंस उनमें आ गया था। जैसे तेरी बहन का सिलेक्शन हो जाता है गवर्नमेंट में, तू भी ऐसी सोचती है मेरा भी हो ही जाएगा, वही है बस, पढ़ना है, परीक्षा देनी है बस, ऐसे नहीं, ऐसे लगता है अपन को विथ एग्जाम। तो उस समय सेना भी बहुत क्या थी, मजबूत थी। इंदिरा गांधी इस वक्त भारत की क्या थी, प्रधानमंत्री। 1971 के लोकसभा चुनाव में उन्हें विजय मिली। अब इंदिरा गांधी क्या हुई, जीत गई थी, क्योंकि उस समय मतलब सरकार थी जो वो सफल रही अपने भारत की जगह को कवर करने में। बीजेपी थी ना, कांग्रेस, गांधी लग रहा है ना, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, ठीक है। हाँ सुनना, 1971 की जंग के बाद इंदिरा गांधी की लोकप्रियता के 4 चांद लगे। जैसे ही ये युद्ध जीती और इंदिरा गांधी का तारीफें होने लगे चारों ओर, हाँ ये कर दिया हमने, ये कर दिया हमने, संघर्ष किया हमने। ये अभी मोदी जी की तारीफ होती ही नहीं होती कि वैज्ञानिकों को इतना प्रोत्साहन दिया कि उन्होंने आज क्या कर दिया, चंद्रयान को उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया है। तो मोदी जी की तारीफ हो रही नहीं हो रही, प्रधानमंत्री की तारीफ तो होती है। उस समय यदि भारत पाकिस्तान में अगर भारत जीता और इंदिरा गांधी की तारीफ हुई तो चंद्रयान 3 की सफलता पर मोदी जी की भी तो हो सकती है ना, हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बहुत सारे बोलते हैं ना कि वैज्ञानिकों ने किया है, तो वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन किसने दिया, मोदी जी ने दिया। उन्होंने और मतलब एक अच्छा फंड दिया और मतलब उनको मतलब जो भी उनके लिए पैसा मिलता है उसको बढ़ाया होगा, कोष बढ़ाया होगा, और उनको अच्छी टेक्नोलॉजी मतलब उन्होंने विकसित की होगी, उसके कारण हुआ है। तो सभी का योगदान रहता है इसमें, यानी कि कोई बच्चा सफल भी हो जाता है तो उसमें किसी न किसी का मोटिवेशन भी हेल्पफुल रहता है, ठीक है ना।
जैसे कोई फेल ही हो रहा है उसको बता देंगे कि 1 महीना ऐसे पढ़ लेता है, पास हो जाता है, तो उसको वो बात याद हो जाएगा, हाँ उस दिन वो नहीं बोलते मैं आज नहीं पढ़ पाता। तो ऐसी कंडीशन है। तो यहाँ पर विधानसभा जो थी उसमें कांग्रेस की पार्टी जीत गई थी और बहुमत से जीती। कांग्रेस को बहुत जबरदस्त जीत मिली थी उस समय। भारत ने अपने सीमित संसाधनों के साथ नियोजित विकास की शुरुआत की थी, यानी कि धीरे धीरे वापस अपना डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका था। पंचवर्षीय योजना जो पटरी से उतर गई थी 1962 के बाद धीरे धीरे रक्षा के क्षेत्र में मतलब काम करने लगे और सैन्य ढांचों का आधुनिकीकरण करने लगे। धीरे धीरे मतलब युद्ध से संबंधित चीज़ें तैयार करने लगे कि कैसे अगर भविष्य में दोबारा कोई देश हमें आंख दिखाता है तो हम भी उसको आंख दिखा सकते हैं। और आज के समय हम सैन्य मामले में बहुत ही मजबूत हैं, अगर कोई युद्ध कर भी ले तो हम उसको निपटा सकते हैं। हाँ, 1962 में रक्षा उत्पाद विभाग, 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना कर ली थी। 1962 में तो मतलब जो रक्षा से संबंधित उपकरण बनाते ना, तो उनका प्रोडक्शन का काम स्टार्ट हो गया था। और 1965 में मतलब उनको जगह जगह पहुंचाना, मतलब सेना के पास पहुंचाने का काम भी तो होना चाहिए। तो दोनों विभाग की स्थापना हो गई थी, एक 62 में हुआ था, दूसरा 65 में। और 61 से 66 के बीच तीसरी पंचवर्षीय योजना, इस पर थोड़ा बहुत असर पड़ा था। लेकिन चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1969 में शुरू हो गई थी। और उस समय भारत का जो रक्षा व्यय था वो बहुत ही बढ़ गया था। और रक्षा व्यय बढ़ने से क्या हुआ, मतलब अपनी जो सैन्य है वो ताकतवर हो गए थे अच्छे से। और भविष्य में धीरे धीरे मतलब ये चीज़ें घटनाएं कम हो गई थी बहुत ही। अब एक छोटा सा टॉपिक है, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, बहुत ही जरूरी, सुन लेना। भारत की परमाणु नीति, किसकी नीति? परमाणु नीति। तो देखो परमाणु हथियार जो होता है ना, जैसे अभी तो को पता होगा यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है ना, तो उस कंडीशन में दोनों देशों के बीच परमाणु हथियार है, या भले ही नहीं है, जैसे हम मान सकते हैं यूक्रेन का पास नहीं है, तो अमेरिका अगर यूक्रेन को दे देता है परमाणु हथियार, तो दोनों देश के पास परमाणु हथियार है, वो उससे युद्ध करते तो कोई बचते ही नहीं, सारे लोग मर जाते हैं। फिर युद्ध किस काम का? सारे लोग दोनों देशों के मर गए थे, फिर युद्ध कर ही क्यों रहे थे? साले आराम से जीते, थोड़ी जगह लेने देते। समझाता हूँ, अगर कहीं पर भी परमाणु बम गिराए जाते तो वो इलाका पूरा अनयूज्ड हो जाता है, वो जगह न काम की रहती है और न वहाँ के लोग काम पे रहते हैं। ये नहीं वहाँ पे कोई बचता है, सारे लोग मर जाते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। और लोग मर तो जाते हैं लेकिन वहाँ पे जीवन की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है जहाँ पे परमाणु बम गिराए जाते हैं। दो देश के बीच हमला हो रहा है, ठीक है, दोनों ने एक दूसरे पर परमाणु बम यदि गिरा दिए तो दिक्कत कहाँ की किसको होगी? वहाँ के लोगों की तो होगी। तो ऐसी कंडीशन में दोनों देश का एक तो डेवलपमेंट रुकेगा, दूसरा स्थिति और खराब हो जाएगी। तो ये परमाणु जो हथियार है, इन चीज़ों को देखते हुए, जैसे अमेरिका अपने परमाणु हथियार मतलब थे उस समय बड़े बड़े देशों के पास थे, तो भारत भी सोच रहा था कि यार अपने पास परमाणु हथियार होने चाहिए। तो भारत ने इस दिशा में क्या किया था, काम किया था। 1974 की बात है, कब? 1974 मई महीने में भारत ने कौन सा परीक्षण किया था? परमाणु परीक्षण किया था, ठीक है। जो भारत के निर्माण के लिए जो जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने हमेशा क्या बोला कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो है इस पर विश्वास जताया। इन्होंने बोला कि अगर हम साइंस और मतलब टेक्नोलॉजी पे अगर हम अच्छे से काम करते हैं तो शायद हम भविष्य में अच्छे जो चीज़ें हैं वो क्या है कर सकते हैं। तो इन्होंने परमाणु कार्यक्रम 1940 के दशक में अंतिम सालों में होमी जहांगीर बाबा के निर्देशन में हो चुकी थी। यानी 1940 से इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था इस पर, परमाणु हथियार पर। यानी कि मतलब धीरे डेवलपमेंट कैसे क्या, मतलब क्योंकि ये तो बनाने पड़ते ना, बहुत मुश्किल से बनते हैं, बहुत सारे रेडियो एक्टिव तत्व लाने पड़ते हैं, उनको मिक्स करते फिर बनाते। और सबसे बड़ी बात है उनको रखना अच्छी सुरक्षित जगह रखना, दुश्मन के हाथ लग जाए तो वो अपने ऊपर यूज़ कर ले, समझे ना। तो ये चीज़ों पर काम 1940 से होने लग गया था और 1974 में इसका टेस्ट जो था वो स्टार्ट हो गया था। फिर मतलब भारत दूसरे देशों को डराने के लिए नहीं बना रहा है, यानी कि एक तो हम हथियार किसी और को डराने के लिए बनाते हैं तो वो क्या होता है कि इलीगल हो सकता है, लेकिन हम अपनी खुद की रक्षा के लिए बना रहे हैं। अगर कोई हमला करेगा तो हम उसका यूज़ करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हम बना सकते हैं अपने देश की रक्षा मजबूत करने के लिए। तो फिर जो नेहरू थे, ठीक है, वो हथियारों के खिलाफ, और फिर उन्होंने बोला कि परमाणु निशस्त्रीकरण होना चाहिए, यानी कि लोग परमाणु का इस्तेमाल न करें तो अच्छा है परमाणु हथियारों का प्रयोग, ऐसा उनका मानना था। लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ तो परमाणु परीक्षण होने लगे, विभिन्न देश परमाणु परीक्षण करने लगे।
तो फिर धीरे धीरे भारत में भी क्या हुआ, परमाणु परीक्षण होने लगा और विभिन्न युद्धों में भी लोग क्या करने लगे थे, परमाणु परीक्षण मतलब इन परमाणु हथियारों का प्रयोग करने लगे। तो कुल मिला के भारत ने इस दिशा में एक अच्छा काम किया था और आज हमारे पास भी क्या है, परमाणु हथियार है। समझ गए यहाँ तक? थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट दे रखा है, छोटे मोटे मतभेद जरूर, लेकिन भारतीय राजनीतिक विभिन्न दलों के बीच राष्ट्रीय अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और सुरक्षा और राष्ट्रीय हित के मसलों पर सिर्फ व्यापक सहमति है। 1962 से 71 के बीच जब भारत ने तीनों युद्धों का सामना किया, तो इसके बाद समय में भी जब समय समय पर कई पार्टियों ने सरकार बनाई, विदेशी नीति की भूमिका राजनीति में बड़ी सीमित रही। यानी कि विदेशी नीति की अगर हम बात करें तो भले कोई सी भी सरकार हो, हमारी जो ये नीति है ये बेस्ट ही रही है, इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। क्योंकि अगर हम किसी के छाले लग जाते और किसी कंट्री की हेल्प कर देते, दूसरा कंट्री अपन को भी अंडर में ले लेता और अपने ऊपर भी आक्रमण कर देता। तो गुटनिरपेक्षता की नीति, इसके बारे में भी हमने जाना। तो इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स हमने पढ़े। अगली क्लास रखेंगे हम नोट्स की, पूरा लेसन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब तेरे कोई क्वेश्चन है मन में तो उनको पूछ ले, ताकि फिर अपन इस क्लास को भारत में यार मैं कही मतलब भारत ने सिर्फ उसमें वहाँ बांग्लादेश को आजाद करवाया था, तो बांग्लादेश को अपने अंदर क्यों नहीं लिया? नहीं, वो स्वतंत्र घोषित होना चाहता था ना, उसको अपने अंदर ले लेते ना तो पाकिस्तान अपने ऊपर और ज़्यादा आक्रमण करता, यहाँ और विवाद हो जाता। वो लोग हमारे यहाँ आ गए शरण लेने, तो वो फायदेमंद है ना। ऐसे फायदेमंद कैसे? पूर्वी वाले एक तो साला हमारे उनका अंदर देश के फिक्स नहीं हो रहा है कि भाई है किसका देश, देश के थे वो तो भाग गए, और कंट्रोल कहाँ से हो रहा था, वहाँ से हो रहा था ना, तो वहाँ से अपन को ऑथेंटिकेशन कराना रहता है ना। जैसे रियासतों का विलय अपने भारत में हुआ, तो राजाओं से सिग्नेचर करवाए तभी हुआ ना, जिस राजा ने सिग्नेचर नहीं कराए तो नहीं हुआ। ये बात अपन ही जानते। तो विद ऑथेंटिकेशन होता है, ऐसे डायरेक्ट थोड़ी हो जाता है हाँ बोल दिया हो गया, नहीं, प्रॉपरली प्रूफ चाहिए हमारे पास। अब जम्मू कश्मीर के राजा ने आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर कर दिए तो वो आज हमारा हिस्सा है, और वो राजा हिस्सा नहीं कर मतलब सिग्नेचर नहीं करता तो आज पाकिस्तान का हिस्सा होता। अरे ऐसे तो नहीं, बांग्लादेश तक सीमा चली गई, उससे आगे चली गई, कब्जा कर लिया इटरान का था, तो फिर वापस क्यों आई? 90,000 सैनिकों को क्यों छोड़ा वापस? मतलब समझा नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर करो। अरे मतलब जो लोग थे वो उल्टे तो शरणार्थी बन के आए हमारे अंदर, पूर्व पाकिस्तान आए, और उल्टे हमारे ऊपर इस पाकिस्तान में हमला कर रहा है, क्यों? अरे दलाई लामा आया था जो भारत के ऊपर मामला नहीं बिगड़ा था, तो वो तो वही तो होता है ना। इसीलिए तो हमने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। अगर वो नहीं अपनाते तो आज अपना ही हालत होती क्या, इतनी बेस्ट हालत होती क्या? नहीं, अपन न जाने कौन सी हालत में होते, पता ही नहीं होता। अभी यूक्रेन की रूस की हो रही ना, दोनों एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें नष्ट हो रही है ऐसे। अब क्लियर? हाँ, पर दलाई लामा को तो एक लात देके